हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एलसी ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है। एलसी ऑसिलेशन का मतलब होता है कि एनर्जी ऑसिलेट हो रही होगी बिटवीन एल एंड सी, मीन्स बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मेरे कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया गया और उस फुली चार्ज कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया गया, अब वो कैपेसिटर जो फुली चार्ज है उसके अंदर एनर्जी Q²/2C है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगेगी इंडक्टर को और धीरे धीरे करके वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। और जैसे ही वो कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो सारी की सारी एनर्जी जो Q²/2C कैपेसिटर के अंदर थी, वो पूरी की पूरी एनर्जी अब की बार इंडक्टर के अंदर आ जाएगी और उसका फॉर्म होगा दैट इज ½ Li²। और यदि वहाँ पर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा तो जितनी एनर्जी Q²/2C उस कैपेसिटर के अंदर थी वो बराबर होगी ½ Li² के, जो अब की बार इंडक्टर के अंदर है। तो इस तरीके से कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर पर ट्रांसफ़र होगी और फिर इंडक्टर से एनर्जी वापस कैपेसिटर पर ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर चलता रहेगा, जिसे हम कहते हैं दैट इज़ दी एलसी ऑसिलेशंस। और जो डिवाइस इस एलसी ऑसिलेशंस को शो करता है दैट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेटर। और ये केवल एक प्योर एलसी ऑसिलेटर के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब इंडक्टर को और कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया गया होगा तो वहाँ पर हमने वायर्स का यूज किया होगा। और वायर्स का मतलब रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब जो भी कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा उसको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होना बनता है। तो इसका मतलब देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस हो ही नहीं। तो इसका मतलब यदि वो एलसी ऑसिलेटर होगा जहाँ पर एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, वो एलसी ऑसिलेटर एक आइडियल और एक प्योर एलसी ऑसिलेटर कहलाएगा। ओके, तो इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो हमारे पास एक बैटरी है और हमने उस बैटरी से एक कैपेसिटर को फुल चार्ज कर दिया। अब यदि उस कैपेसिटर को केवल वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, मीन्स उसकी एक प्लेट को दूसरी प्लेट से विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत जल्दी वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब की बार ना तो उसे कोई इंडक्टर जिसकी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो नहीं मिलेगी और ना ही कोई एक रेसिस्टर हमने उसके साथ कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब बहुत फास्ट करंट फ्लो करेगा उन वायर्स में, प्लस बहुत जल्दी वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया गया तो वहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस उस करंट को मिलेगी जो उस कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। तो इसका मतलब अब की बार उस करंट की वैल्यू भी कम होगी और वो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उसको अब उस इंडक्टर से प्रोड्यूस होने वाली इंडक्टिव रिएक्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट मैं समझाना चाहता था। तो बने रहिए लास्ट तक लेक्चर वीडियो के साथ, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि एलसी ऑसिलेशंस का क्या मतलब है। हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को फील भी करेंगे, एलसी ऑसिलेशन को विद द हेल्प दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एंड हम यहाँ पर जो चार्ज उस कैपेसिटर के अंदर होगा और जो करंट यहाँ पर हम उस सर्किट के अंदर फ्लो कराएंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ दैट कैपेसिटर, उन दोनों का एक्सप्रेशन भी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और उनके लिए वेव डायग्राम भी हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर अपना लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि फुली चार्ज है और अब वो फुली चार्ज कैपेसिटर एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे और शुरुआत में टाइम t=0 के लिए देखेंगे कि शुरुआत में क्या सिचुएशन है। और जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा, देखेंगे कि किस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हमने शुरुआत में कंसीडर किया एट टाइम t=0। ये जो कैपेसिटर है फिलहाल फुली चार्ज है, इसका मतलब इस कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा दैट इज Q0।
और यदि प्लस प्लेट की बात करें तो वहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज होगा, और नेगेटिव प्लेट की बात करेंगे तो वहाँ पर माइनस क्यू नॉट चार्ज होगा। अभी टाइम t इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि केवल कैपेसिटर के अंदर है एनर्जी, और उस एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। इंडक्टर पर कितनी है? 0। इसका मतलब टोटल एनर्जी इन दिस सर्किट कितनी है? क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2c ओनली। ओके, अब यहाँ पर करंट की यदि हम बात करें तो करंट की वैल्यू कितनी है इस सर्किट के अंदर? 0 है, क्योंकि अभी हम टाइम t इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। अब जब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा तो इस पर चार्ज की वैल्यू घटने लगेगी। हमने मान लिया आफ्टर सम टाइम इस कैपेसिटर पर चार्ज रह गया Q, तो प्लस प्लेट पर चार्ज रह गया प्लस Q और नेगेटिव प्लेट पर चार्ज रह गया माइनस Q। तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर अब करंट आने लगेगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू को मान लिया, दैट इज I, मीन्स I इज इक्वल टू कैपिटल I। हमने मान लिया आफ्टर सम टाइम इस सर्किट के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। अब जब ये I करंट फ्लो करेगा, इंडक्टर के पास आएगा। इंडक्टर का काम होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को डेवलप करना, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका वो अपोजिशन करेगा। ये करंट धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो भी डायरेक्शन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की होगी वो इस करंट को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा। इट मीन्स ये इंडक्टर अपने आप को एक बैटरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, और जो इंड्यूस्ड करंट ये प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। इट मीन्स दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट। ओके, ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? देखो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इस करंट की और इस इंड्यूस्ड करंट की, तो घटाने की कोशिश कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन पर हम देखें तो एनर्जी विल बी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c प्लस, अब की बार कुछ ना कुछ एनर्जी इस इंडक्टर के अंदर भी है, दैट इज हाफ LI स्क्वायर। उसके कुछ और टाइम बाद हमने देखा कि अब की बार ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका है। इट मीन्स इसके पास अब चार्ज की वैल्यू 0 है। ओके, चार्ज की वैल्यू 0 है। इसका मतलब अब की बार सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट है, हमने उसको कंसीडर कर लिया, दैट इज I नॉट। इसका मतलब अब की बार सारा का सारा एनर्जी किसके अंदर स्टोर हो गया होगा? इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो गया होगा, इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो गया होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी, कैपेसिटर की तो 0 है, प्लस हाफ LI नॉट स्क्वायर। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि ये एक प्योर आइडियल LC ऑसिलेटर है तो हाफ LI नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा। ओके, अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब जो एनर्जी, फुल एनर्जी यहाँ से इस इंडक्टर के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, अब क्या होगा? अब उसके बाद क्या होगा? अब फिर से ये एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगेगी। क्यों? ये फुली डिस्चार्ज हो चुका है। अब भाई वो एनर्जी वापस ट्रांसफ़र होने लगेगी इस कैपेसिटर के अंदर। इसका मतलब अब इस एनर्जी की हेल्प से जो L के अंदर आ चुकी है वो एनर्जी अब फिर से वापस कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करेगी। अब जब वो कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब चार्ज उस कैपेसिटर के अंदर बढ़ने लगेगा और इस सर्किट के अंदर करंट डिक्रीज होने लगेगा। ये वाली बात समझ में भाई? चार्ज बढ़ने लगेगा कैपेसिटर के अंदर तो सर्किट के अंदर तो करंट डिक्रीज होने लगेगा। इसका मतलब अब की बार जो करंट है सर्किट के अंदर दैट इज डाइंग करंट। ओके, यहाँ पर मैं फिर से मान लेता हूँ Q आ चुका है चार्ज। इट मीन्स प्लस प्लेट पर प्लस Q चार्ज, नेगेटिव प्लेट पर माइनस Q चार्ज, और इसके अंदर जो करंट है वो करंट अब की बार डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इंडक्टर के अंदर तो करंट आ रहा है ना,
तो ये इंडक्टर फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा, लेकिन अब की बार उस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इस डाइंग करंट को सपोर्ट कर रहा होगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये किस तरीके से अब की बार अपने आप को बैटरी की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, लाइक दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो तुम देख रहे हो इस करंट को अब ये इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से एनर्जी इसमें सेटअप होने लगी। इस सिचुएशन पर एनर्जी किस तरीके से होगी, फिर से वही हाफ Li² प्लस Q² डिवाइड बाई 2C। ओके, लेकिन अब ध्यान से देखना है, मेरी बात को ध्यान से समझना। भाई ये जो करंट आ रहा है ना, ये इंड्यूस्ड करंट और ये जो करंट है अब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और ये इंडक्टर एक बैटरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मैं इस सिचुएशन के अंदर उस इंडक्टर को एक बैटरी की फॉर्म में यूज करने वाला हूँ, बैटरी की फॉर्म में यूज करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना मेरे इस सिचुएशन को, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, ये प्लस ये माइनस। अब जब बैटरी इसको चार्ज करेगी तो भाई ये टर्मिनल प्लस है, तो इस टर्मिनल के प्लस होने की वजह से ये वाली प्लेट प्लस चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? भाई इस टर्मिनल के प्लस होने की वजह से इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट तो प्लस चार्ज हो जाएगी, लेकिन ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ से अब तुम कहोगे कि भाई इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो किस तरीके से करेगा। देखो, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस। भाई जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाएगा, अब जब ये फुली चार्ज हो गया, इस पर चार्ज आ गया Q0, तो इसका मतलब अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। इसके पास एनर्जी कितनी हो गई, इंडक्टर के पास 0 और इसके पास कैपेसिटर के पास अब की बार कितनी हो गई, Q0² डिवाइड बाई 2C। लेकिन एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया कि जब ये डिस्चार्ज होगा, जब ये कैपेसिटर फिर से दोबारा डिस्चार्ज होगा, तो वहां पर करंट की डायरेक्शन अब की बार अपोजिट होगी, जैसे कि इस सिचुएशन के अंदर थी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लेते हैं हम ABCD और यहाँ भी मान लेते हैं हम ABCD। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन ABCD है, लेकिन यहाँ करंट की डायरेक्शन DCBA है। तो ये डिफरेंस आने वाला है, करंट की डायरेक्शन डिफरेंट आने वाली है जब यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होने लगेगा, ऑसिलेशन होने लगेगा बिटवीन दैट इंडक्टर एंड बिटवीन दैट कैपेसिटर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। तो फिर से पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ फिर से 0 हो गई, शुरुआत वाला केस आ गया। लेकिन अंतर कहाँ आया है, ध्यान से देखिए, ये वाली प्लेट प्लस चार्ज है, लेकिन ये वाली प्लेट अब की बार उस कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज है। केवल ये डिफरेंस आएगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है बिटवीन दिस इंडक्टर एंड दैट कैपेसिटर। तो दिस इज द LC ऑसिलेशन। अब यहाँ पर जो ये चार्ज है उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, करंट है उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, किस तरीके से हम वेव डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उनको अभी हम यहाँ से समझने वाले हैं। तो जल्दी से फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर उस चार्ज का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से हम इंडक्टर का करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से वेव डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपना दिमाग खोल करके रखें। तो फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि यदि आपका दिमाग खुला हुआ है, ओपन है, तो आपको कोई कंसेप्ट समझ में ना आए। ओके, देखिए यहाँ से किस तरीके से चार्ज और करंट का एक्सप्रेशन आप लोग फाइंड आउट करोगे। देखो बेटा, यहाँ से क्या सिचुएशन थी, दिस इज कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, दिस इज इंडक्टर
हैविंग इंडक्टेंस कैपिटल L, यहाँ से चार्ज Q नॉट है एट t इज इक्वल टू 0 पर। ओके, कुछ समय बाद हमने देखा इस पर अब की बार चार्ज रह गया Q, इसके अंदर करंट आ गया I। ओके, आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि भाई जो करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा होगा वो करंट इस चार्ज पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। देखो, जब चार्ज की वैल्यू घटेगी तो करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। वैसे तो जनरली होता है ना I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, लेकिन हम यहाँ पर माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज के घटने से करंट बढ़ रहा है सर्किट के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये करंट का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे डेरिवेशन के अंदर। दूसरा, यहाँ से देखिए, यहाँ पर जब इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा तो ये अपने आप को किस तरीके से बैटरी में कन्वर्ट करेगा। दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इट मीन्स दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। यहाँ पर मैंने कंसिडर किया दिस इज प्लस एंड दिस विल बी नेगेटिव चार्ज। ओके, दिस विल बी, नहीं मैंने यहाँ से उल्टा कर दिया क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होगी, तो अपोजिट होगी तो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी नेगेटिव, प्लस माइनस। तभी तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन के तभी तो अपोजिट होगी। तो इसका मतलब दिस विल बी प्लस, दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल फॉर दिस इंडक्टर। अब हम यहाँ से किरचॉफ्स रूल फॉलो अप करते हैं। तो हमने यहाँ से कोई एक जनरली लूप ले लिया, दिस विल बी लूप। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या होता है, समेशन डेल V इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वोल्टेज एक्सप्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लूप है तो यहाँ पर इस कैपेसिटर का सेकंड टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल, इसका मतलब जो भी पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अंदर डेवलप हो रहा होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से क्या लेंगे, दैट विल बी प्लस V, प्लस V। हमने जनरली मान लिया भाई इसका पोटेंशियल V है और हम यहाँ से V का फॉर्म भी निकाल सकते हैं, दैट इज Q डिवाइड बाई C यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हमने Q बाई C ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस V। अब उसके बाद इंडक्टर का वोल्टेज हम यहाँ पे लिखेंगे जिसका एक्सप्रेशन होता ही क्या है, माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ रहा है। ये नेगेटिव साइन आ ही किस वजह से रहा है, डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उस इंड्यूस्ड करंट की और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होती है इस वाले करंट से। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने नेगेटिव लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द लूप। तो हम जो नेगेटिव यहाँ पर है वो डायरेक्शन की वजह से है, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी लूप की ले ही ली हुई है। तो हम यहाँ पर केवल क्या यूज करेंगे, एल डी आई ओवर डी टी, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से ध्यान से देखिए अब कि भाई I की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी है, उसको अब हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हो गया V माइनस एल डी ओवर डी टी। I की वैल्यू रखी तो ये हो गया माइनस डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद देखिए V की वैल्यू भी यहाँ पे हम रख देते हैं, दैट इज Q डिवाइड बाई C। यहाँ से देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा उसके बाद L डी स्क्वायर Q डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। देखिए किस तरीके से करोगे, यहाँ से ध्यान से देखो कि भाई यदि मैं L कॉमन ले लूँ, L कॉमन ले लेता हूँ, तो L कॉमन लूँगा इसके अंदर से, तो देखो क्या होगा, L कॉमन लिया तो यहाँ Q डिवाइड बाई C है, यहाँ L से भी डिवाइड हो जाएगा प्लस
ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यदि ये एल 0 के पास जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर क्यू डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइड बाई एल सी। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज जस्ट सिमिलर लाइक टू सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वहाँ पे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती थी वो आपने ये पढ़ी होगी, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। मैं इसको मान लेता हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर ए। यहाँ से इस x का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन। तो ध्यान से देखें, यदि इस इक्वेशन नंबर ए को इस इक्वेशन नंबर 1 से कंपैरिजन करें तो जो रोल यहाँ पर x प्ले कर रहा है वही रोल यहाँ पर q प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से q का जो एक्सप्रेशन, जो सॉल्यूशन होगा, दैट q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन भी है, SHM जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, मीन्स ओमेगा की वैल्यू होगी 1 बाई रूट एल सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये केस सिचुएशन हम कर रहे हैं वो रेजोनेंट कंडीशन के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन 1 बाई रूट एल सी आ रहा है। इसका रेजोनेंट कंडीशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये केवल एक इत्तेफाक है। ओके, यहाँ से हमने Q का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके, Q का एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया। तो Q नॉट की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, अब वहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशंस। जैसे कि हमने यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 क्रिएट किया कि भी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज की वैल्यू किसके बराबर थी, Q नॉट के बराबर थी कैपेसिटर के अंदर। इसको यहाँ पर हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखिए Q की जगह पे हो गया Q नॉट एंड इट विल इक्वल टू बी Q नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो इट मीन्स दैट विल बी 0 प्लस 5। ये हो गया Q नॉट यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से हो गया साइन फाई इज इक्वल टू 1। साइन फाई की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स फाई की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ से फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो जब यहाँ फाई की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करोगे तो देखिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, या फिर हम बोले साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो ये क्या है, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा है हमारे पास, क्या है साइन 90 प्लस थीटा। देखो 90 को क्या लिख सकते हो, 90 क्रॉस 1 दैट इज़ द ऑड नंबर। इसका मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और उसके पास क्या है, दैट इज़ थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, दैट इज़ ओमेगा टी। इसका मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी के अंदर। तो यहाँ से चार्ज का एक्सप्रेशन हो गया Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, यहाँ से इसको कंसिडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से चार्ज का एक्सप्रेशन भी निकल गया। अब हम करंट का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए I की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से I कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ Q नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये हो गया Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, यहाँ से कैलकुलेट किया हमने तो I इज इक्वल टू माइनस Q नॉट तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। तो मैं ओमेगा पहले बाहर ले लेता हूँ, ओमेगा हो गया, और ये हो गया हमारा क्या
साइन ओमेगा टी, लेकिन कॉस ओमेगा टी था, कॉस ओमेगा टी था तो माइनस भी आता और वो माइनस बाहर लेने से ये वाला माइनस प्लस हो जाता। ओके, तो यहाँ से हमारा करंट का एक्सप्रेशन हो गया I इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो साइन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, और यहाँ से हम साइन का ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ये वैल्यू जो क्यू नॉट ओमेगा होगी ये किसकी वैल्यू होगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आई नॉट। तो इसका मतलब यहाँ से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई नॉट की वैल्यू होगी दैट इज़ क्यू नॉट ओमेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे चार्ज का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है और करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। तो जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वेव डायग्राम ड्रॉ करेंगे चार्ज के लिए और करंट के लिए। हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब हम वेव डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं चार्ज के लिए और करंट के लिए। तो चार्ज के अंदर क्या है, दैट इज कॉस ओमेगा टी, करंट के अंदर क्या है, दैट इज साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम साइन और कॉस का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर Q इज इक्वल टू है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और I का एक्सप्रेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए कि यहाँ पर हमने वाई एक्सिस लिया, पहले हम चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने वाई एक्सिस पे लिया चार्ज, एंड एक्स एक्सिस पे अब हम क्या लें। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लें टी या फिर हम लें ओमेगा टी। देखिए यदि ओमेगा टी ले रहे हो तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस होंगे, यहाँ पर होगा क्या, दैट इज़ पाई बाई टू, यहाँ पर होगा क्या पाई, यहाँ पर होगा क्या 3 पाई बाई टू, यहाँ पर होगा क्या 2 पाई। तो दिस इज़ द फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट फुल साइकिल। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी लिया। यदि यहाँ पे आप टी लेते हो, टी ड्रॉ करते हो, टी लेते हो, तो देखो भाई ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर आप पाई बाई टू की जगह पे क्या लिखोगे, दैट इज टी डिवाइड बाई 4। पाई की जगह पर इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे टी डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या होगा 3t डिवाइड बाई 2, यहाँ पर होगा दैट इज़ कैपिटल टी। उसके बाद 5t डिवाइड बाई 4, उसके बाद 6t डिवाइड बाई 4, उसके बाद 7t डिवाइड बाई 4। इस तरीके से चलता रहेगा। तो इट्स योर चॉइस कि आप ओमेगा टी में ड्रॉ कर रहे हो ग्राफ या फिर टी में ड्रॉ कर रहे हो, टाइम में ड्रॉ कर रहे हो। ओके, अब देखिए कॉस ओमेगा टी यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया दैट इज़ क्यू नॉट। तो हम जानते हैं कि भाई कॉस ओमेगा टी का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। देखिए इस तरीके से बनेगा कॉस ओमेगा टी का ग्राफ। यहाँ पर भी नीचे भी मैक्सिमम होगी वैल्यू इन अनदर डायरेक्शन। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली हम करंट के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वहाँ पर हम ओमेगा टी एक्स एक्सिस पे लेंगे, लेकिन वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, दैट इज़ करंट। यहाँ पर कहीं हमने आई नॉट लिया, नीचे भी हमें यहाँ पे आई नॉट लेना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से वही दैट इज़ पाई बाई 2 यदि ओमेगा टी ले रहे हो, और यदि टाइम ले रहे हो तो टी बाई 4। तो यहाँ पर भी हम एक फुल कंप्लीट साइकिल के लिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। साइन होगा तो इसका मतलब क्या है, वो 0 से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, पाई पर 0 होगी, 3 पाई बाई 2 पर मैक्सिमम होगी लेकिन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, और 2 पाई पर फिर से 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमने इस तरीके से करंट और चार्ज के लिए वेव डायग्राम शो किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आ रही थी, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दी चार्ज एंड द करंट। तो ध्यान से देखिए ओमेगा टी की वैल्यू 0 पर, करंट 0 है लेकिन चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। इसी का क्या मतलब है कि वो 90 डिग्री आगे है, कौन, चार्ज। ध्यान से देखो पाई बाई 2 पर
चार्ज की तो वैल्यू 0 है, लेकिन π/2 पर आई है करंट की मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन π/2 पहले ही चार्ज ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुकी थी। ओके, तो यहाँ से आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि एलसी ऑसिलेशंस का क्या मतलब होता है, एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर। ओके, तो जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर मिलेंगे तो वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पर हम पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच, बाय।